हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रोस स्टडी यूट्यूब चैनल। आप लोग का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि आधुनिक भारत में क्या क्या हुए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। उसकी प्रशासनिक व्यवस्था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कैसे थे और क्या क्या उनमें चेंजिंग हुआ, उसके बारे में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और एक लाइक करना भी ना भूलें, क्योंकि एक लाइक आप लोग का मुझे मोटिवेट करता है अगला वीडियो बनाने के लिए दोस्तों। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन प्रशासनिक व्यवस्था को। चलिए, ये देखिए दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात किया जाए तो पहले हम लोग समझते हैं कि इस इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, फिर न्यायपालिका के बारे में, फिर पुलिस सेवा के बारे में, फिर सेना सेवा, विकास सेवा के बारे में, इस सब के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से एक्ट आए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए सरकार के द्वारा यह पहला प्रयास माना गया दोस्तों। और इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर किसकी नींव पड़ी दोस्तों? ये देखिए, ये केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। और इसके तहत पहली बार व्यापार के अतिरिक्त कंपनी के राजनीतिक प्रशासनिक, देखिए यहाँ, राजनीतिक प्रशासनिक कार्यों को मान्यता प्रदान की गई दोस्तों। समझे दोस्तों? कंपनी के लिए कलकत्ता में गवर्नर जनरल तथा उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन का प्रावधान किया गया दोस्तों। और इन्हें भारत में भी कंपनी से संबंधित मामले के लिए सर्वोच्च प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में कार्य करना था। समझ गए दोस्तों? मद्रास तथा बॉम्बे में भी गवर्नर जनरल परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया। उन्हें कलकत्ता के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य करना था दोस्तों। किसके अधीन कार्य करना था दोस्तों? कलकत्ता के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य करना था। समझ गए दोस्तों? और इस अधिनियम के अंतर्गत निदेशक मंडल अथवा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में ये 7 सदस्य होते थे। इसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में नागरिक सैन्य और राजस्व संबंधी सूचनाओं को जांच के लिए ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया। समझ गए दोस्तों? फिर क्या हुआ कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों के शासन के लिए फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो कि मद्रास, तथा बॉम्बे प्रेसिडेंसी, फोर्ट विलियम बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। समझ गए दोस्तों? इसमें बंगाल प्रेसिडेंसी प्रशासन के लिए गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग तथा उनकी जो 4 सदस्यीय परिषद थी, उन परिषदों को भी नामित किया गया दोस्तों। समझ गए दोस्तों? फिर और नामित करने के बाद अधीनस्थ प्रेसिडेंसियों के अपरिहार्य आवश्यकता के मामले को छोड़कर बंगाल के गवर्नर जनरल परिषद की पूर्व सहमति के बिना युद्ध शुरू करने या संधि करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। समझ गए दोस्तों? कंपनी के कर्मचारियों को भारत में निजी व्यापार में शामिल होने तथा भारतीय नागरिकों से उपहार प्राप्त करने पर रोक लगा दी गई। समझ गए दोस्तों? इसमें कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिससे कि एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश शामिल उसके अंतर्गत किया गया, उस कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय में। समझिए दोस्तों? इसके बाद चलिए समझते हैं कि संशोधनात्मक अधिनियम 1781 क्या है। इसे हम लोग जुडिकेचर एक्ट भी कहते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पर, जुडिकेचर एक्ट 1781 कहते हैं। इसके तहत कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन कर दिया गया। किसके? कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कर दिया गया। और इसके तहत आधिकारिक प्रशासनिक हैसियत से किए गए कार्यों के लिए गवर्नर जनरल और उनकी परिषद की सदस्यों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से उन्मुक्त रखा गया। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे कार्य के लिए विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय कार्रवाई नहीं कर सकती थी। समझ गए दोस्तों? गवर्नर जनरल के द्वारा बनाए गए नियम और विनियमों को
सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करने की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया गया। समझ रहे दोस्तों? और इसके बाद चलिए समझते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट 1781 क्या है। पिट्स इंडिया एक्ट 1781 की बात किया जाए तो यह कंपनी को नियंत्रित करने के लिए संसद द्वारा किया गया पहला प्रयास है। किसे नियंत्रित करने के लिए दोस्तों? कंपनी को अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करने के लिए यह पहला प्रयास माना गया है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को। इस कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों का विभाजन कर दिया गया। 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, जिनमें से 2 ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे और शेष 4 प्रीवी काउंसिल से थे। समझे दोस्तों? इस बोर्ड की इस बोर्ड को कंपनी के शासन वाले क्षेत्र का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण इनको करना था और इन पर नियंत्रण किए। फिर यह कंपनी नागरिक, सैन्य और राजस्व से संबंधित संपत्ति कृतियों और संचालन को नियंत्रित करती थी। समझे दोस्तों? कंपनी के गवर्नर जनरल इन चीफ काउंसिल कौन दोस्तों? कंपनी के गवर्नर जनरल इन चीफ काउंसिल के सदस्य की संख्या कितनी थी? 4 थी और 4 से घटाकर उनको कितना कर दिया गया? ये देखिए दोस्तों, 3 कर दिया गया। समझिए दोस्तों? कंपनी के इस बोर्ड को कंपनी के 3 करने के बाद ब्रिटिश क्राउन थी, वो उनके द्वारा नियुक्त गवर्नर जनरल को बहुमत के निर्णयों के विरुद्ध वीटो करने का अधिकार प्रदान किया गया दोस्तों। फिर क्या हुआ कि बॉम्बे और मद्रास ये दोनों के गवर्नरों को भी उनकी स्वतंत्रता से वंचित कर दिया गया। कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को केवल अंग्रेजों से जुड़े विषयों तक ही सीमित कर दिया गया था दोस्तों। इस अधिनियम में भारत के सभी भारतीय भर्तियों को और भर्तियों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अधिकृत कर दिया गया। समझ गए दोस्तों? फिर 1786 में पारित अनुपूरक अधिनियम द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का दूसरा गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। फिर उसके बाद वह नियंत्रण बोर्ड और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अधिकरण के तहत ब्रिटिश भारत का प्रभावी शासक बन गया था दोस्तों। फिर स्टार्ट होता है 1793 का एक्ट, चार्टर्ड एक्ट। चलिए देखते हैं दोस्तों। 1793 चार्टर्ड एक्ट में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था दोस्तों। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कर्मचारियों और वेतन भोगियों सदस्यों को वेतन अब कंपनी से मिलने की बात हो गई। मतलब कि कंपनी पर भारित कर दिया गया इनको। समझ गए दोस्तों? फिर गवर्नर जनरल को अधीनस्थ प्रेसिडेंसियों पर व्यापक अधिकार प्रदान किया गया इनको। गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों के विरुद्ध अधिभावी शक्ति प्रदान की गई और इसे क्या किया गया? इसे अधीनस्थ प्रेसिडेंसियों के गवर्नर पर विस्तारित किया गया। देखा जाए तो वरिष्ठ अधिकारियों के बिना अनुमति के भारत छोड़ने पर रोक लगा दी गई। किसे? वरिष्ठ अधिकारियों को। गवर्नर जनरल, गवर्नर और कमांडर इन चीफ की नियुक्ति के लिए शाही अनुमोदन को अनिवार्य बना दिया गया। इसे शाही अनुमोदन को। ईस्ट इंडिया कंपनी को अब व्यक्तिगत तथा कंपनी के कर्मचारी के लिए भारत में व्यापार करने की शक्ति प्रदान कर दी गई, जिसके कारण चीन के साथ क्या किए? अफीम के व्यापार को बढ़ाया। किसके साथ दोस्तों? चीन के साथ। फिर चार्टर्ड एक्ट 1813 स्टार्ट होता है दोस्तों। 1813 में ये चार्टर्ड एक्ट फिर स्टार्ट होता है। इसमें क्या हुआ दोस्तों? इसमें भारत में इस चार्टर्ड एक्ट ने भारत में कंपनी को के शासन को जारी रखा। चाय के व्यापार, चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी के जो वाणिज्यिक एकाधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया और इसके तहत स्पष्ट रूप से भारत को ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाने हेतु ये प्रयास किए गए थे। समझ गए दोस्तों? ब्रिटिश क्राउन के लाने हेतु ये प्रयास किए गए थे। इसके तहत भारत में शिक्षा को भी बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपए का आवंटन किया गया इस चार्टर्ड एक्ट में। प्रांतीय ईसाई जो मशीनरों थे, उन मशीनरियों को ब्रिटिश भारत में आने और प्रचार प्रसार की अनुमति दे दी गई उनको। प्रांतीय सरकारों तथा भारतीय न्यायालयों की शक्ति को यूरोपियों तथा ब्रिटिश विषयों तक विस्तारित कर दिया गया। और भारतीय साहित्य में सुधार की बात की जाए तो भारतीय साहित्य में सुधार को लेकर ये जो प्रोत्साहित करने और विज्ञान के प्रसार के लिए वित्तीय प्रावधान भी किया गया।
समझ गए दोस्तों। ये सारी चार्टर्ड एक्ट 1813 में बदलाव हुए। फिर चार्टर्ड एक्ट 1833 आता है दोस्तों। चार्टर्ड एक्ट 1833 में ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में इसे अंतिम निर्णय माना जाता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निकाय निकाय के रूप में देखा जा रहा था। समझ गए दोस्तों। सभी व्यापारिक वस्तुओं पर कंपनी का एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया। समझ गए दोस्तों। फिर बंगाल बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया और प्रथम कौन बना दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये प्रथम भारत के गवर्नर बने लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। फिर गवर्नर जनरल, इनकी परिषद को भी सभी नागरिक और सैन्य शासन और भारत के जो राजस्व के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की जो शक्तियां थी उन शक्तियों को प्राप्त हो गई, शक्तियां उनको प्राप्त हो गई। इन्हें भारतीय उम्मीदवारों सहित सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के बाद इस प्रावधान को भी समाप्त कर दिया गया। इसमें विधायी कार्यों के लिए चौथा सदस्य को शामिल करके कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया। टीबी मैकले पहले विधायक सदस्य रहे थे। समझ गए दोस्तों। विधान परिषद द्वारा देखा जाए तो विधान परिषद द्वारा जो पारित सभी कानून थे और अधिनियम थे, उन अधिनियमों और विनियमों की जगह भारत सरकार अधिनियम कहा जाने लगा। समझ गए दोस्तों। इसके अंतर्गत जो भारत में एक विधि थे, एक विधि की नियुक्ति, विधि आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया दोस्तों। इसके अंतर्गत भारत में कानून की एक समान और संहिताबद्ध प्रणाली के सृजन का प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत यह भी प्रावधान किया गया कि भारतीय प्रांतों में भारतीय और ब्रिटिश निवासियों के बीच जाति, पंथ, धर्म, इन सब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। समझ गए दोस्तों। फिर 1853 चार्टर्ड एक्ट स्टार्ट होता है दोस्तों। 1853 चार्टर्ड एक्ट के तहत, यह चार्टर्ड एक्ट का अंतिम अधिनियम था। इसके तहत पहली बार गवर्नर जनरल का जो परिषद थी, परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया गया दोस्तों। गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, ये परिषद के चौथे सदस्य की स्थिति को अन्य सदस्यों के समान करते हुए उन्हें वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया। इसके तहत गवर्नर जनरल की परिषद में 6 अन्य सदस्यों को शामिल किया गया। उन्हें लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स के रूप में जाना जाता था। समझ गए दोस्तों। परिषद की इस विधायी शाखा कह सकते हैं, नहीं तो समिति, इन शाखा ने ब्रिटिश संसद की समान प्रक्रिया को अपनाते हुए एक लघु संसद के रूप में कार्य किया। समझ गए दोस्तों। किसके रूप में कार्य किया? एक लघु संसद के रूप में कार्य किया। इसके बाद देखा जाए तो गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर पद से, उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया और लॉर्ड डलहौजी बिना अतिरिक्त जिम्मेदारी के पहले गवर्नर जनरल बने। एंड्रयू फ्रेजर को बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकाल को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। निदेशक मंडल की सदस्य की संख्या जो 24 थी, उस 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें कि 6 सदस्यों को मनोनीत किया जाना था। भारतीय सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता को भी अपनाया गया। मैकले को भारतीय सिविल सेवा समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। इस वर्ष 1854 में लिखित प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हुई। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई दोस्तों। समझ गए दोस्तों। ये थी हमारी चार्टर्ड एक्ट 1853 में ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद चलिए हम लोग समझते हैं कि अब राजस्व प्रशासन के बारे में, पुलिस के बारे में, न्यायपालिका के बारे में और सिविल सेवा के बारे में। चलिए पहले हम राजस्व प्रशासन में देखा जाए तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भू राजस्व नीति में क्या क्या हुआ उसके बारे में समझते हैं। वर्ष 1765 में, ये देखिए दोस्तों, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया,
उन पर दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद भूमि राजस्व संग्रह में वृद्धि कंपनी के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय उस टाइम बन गया था। हालांकि यह राजस्व संग्रह ऐतिहासिक रूप से भारत स्थित जो राज्य थे उन राज्यों के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत माना जाता था। समझ गए दोस्तों। वैरन हेस्टिंग ने भारतीयों के राजस्व जो संग्रह थे उन संग्रह के कार्य से पूरी तरह बाहर कर दिया। किसने किया दोस्तों? वैरन हेस्टिंग ने। वर्ष 1772 में हेस्टिंग ने फार्मिंग सिस्टम के रूप में जानी जाने वाली एक नई प्रणाली की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत यूरोपीय जिला कलेक्टर के राजस्व संग्रह का प्रभारी बनाया गया। इसमें सबसे ऊंची बोली लगाने वाले जमींदार को अगले 5 वर्षों के लिए राजस्व वसूली का अधिकार प्रदान किया जाता था दोस्तों। अधिकांश राजस्व ठेकेदार लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित थे। उनका उन्मुक्त भूमि में कोई स्थायी हित नहीं था और उन्हें काश्तकारियों से अधिकतम राजस्व वसूलने का प्रयास किया। इसका परिणाम यह हुआ कि कई जो राजस्व जो ठेकेदार थे उन ठेकेदारों पर भारी राजस्व बकाया हो गया। कई ठेकेदारों को राजस्व अदायगी में विफल होने के कारण गिरफ्तार भी किया गया था उस टाइम। कई रियायतों मतलब किसान को अपनी भूमि छोड़नी पड़ी। केंद्रीकरण के प्रति वॉरेन हास्टिंग के पक्षपातपूर्ण रवैये ने भू राजस्व संग्रह की एक प्रभावी प्रणाली के खिलाफ काम किया दोस्तों। चलिए अब हम लोग समझते हैं स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के बारे में समझते हैं दोस्तों। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की बात की जाए तो ये 18वीं शताब्दी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आधुनिक जो उत्तर प्रदेश के बनारस हैं, बनारस डिवीजन और उत्तरी कर्नाटक में ये लागू किया गया था दोस्तों स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को। इसके अंतर्गत जमींदारों की जो भूस्वामी के रूप में मान्यता दी गई थी, अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली के रूप में मान्यता दी गई थी। वर्ष 1790 में उनके साथ 10 वर्षों के लिए राजस्व वसूली का समझौता किया गया। वर्ष 1793 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के अधीन 10 वर्षीय भू बंदोबस्त को अस्थायी बना दिया गया। साथ ही जमींदारों और उनके वैध उत्तराधिकारियों को निर्धारित राजस्व अदायगी के बदले अपने संपत्ति को हमेशा के लिए बनाए रखने की अनुमति प्रदान की गई। समझ गए दोस्तों। राज्य के जो राजस्व थे, राजस्व मांग 89% निर्धारित की गई। बताइए दोस्तों, राजस्व मांग को 89 मतलब 89% तक उनको देना पड़ा। चलिए इसके बाद समझते हैं कि अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली को लागू करने के क्या क्या कारण रहे थे। कारण देखा जाए दोस्तों तो ये कंपनी हेतु एक निश्चित अस्थिर आय सुनिश्चित करना था इनको, और सरकार को समय समय पर होने वाले जो राजस्व आकलन थे और समझौते के खर्च से बचना था। चूंकि अधिकारी अपनी इच्छा से राजस्व के मूल्यांकन के बदलाव नहीं कर सकते थे, अतः यह उम्मीद की गई थी कि भ्रष्टाचार में कमी आएगी। राजस्व संग्रह दायित्व बिचौलिए या जमींदारों को दिया गया था, जिससे चलते कंपनी पर प्रशासनिक बोझ कम हो गया। इसके तहत जमींदारों से कृषि में निवेश की अपेक्षा की गई थी, क्योंकि राजस्व में वृद्धि से उन्हें लाभ मिल सकता था। इसके द्वारा जमींदारों के रूप में एक वफादार समूह तैयार किया गया। इस समूह का हित भारत में ब्रिटिश शासन को बनाए रखने में था दोस्तों। इसका परिणाम समझे हम लोग दोस्तों। तो परिणाम में ये लंबित अवधि में राज्य को नुकसान उठाना पड़ा इनको, क्योंकि राजस्व निश्चित होने से भू राजस्व की बढ़ी हुई जो दर थी उस दर का लाभ सरकार को नहीं मिल पाया। चूंकि भू राजस्व को स्थानीय बनाने के साथ राजस्व दर को उच्च स्तर पर निर्धारित किया गया था दोस्तों, जिससे किसानों पर भी जो भारत के किसानों पर जो राजस्व का जो बोझ था वो उल्लेखनीय रूप से बढ़ गया था। वो कैसे वो पूरा कर सकते थे उतना, क्योंकि किसानों से की जाने वाली जो राजस्व उगाही को विनियमित करने के लिए कोई नियम नहीं बनाए गए थे। इसलिए जमींदारों ने किसानों से राजस्व की ऊंची दर वसूली। जमींदारों की अनुपस्थिति इनकी एक परिणामी विशेषता थी। जमींदारों ने कृषि के विकास में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। किसानों को अपने जो संपत्ति के अधिकारों को त्यागने और पूरी तरह से जमींदारों की दया पर निर्भर बना दिया जाने के कारण ये दोहरे अन्याय का सामना करना पड़ा था इनको दोस्तों। फिर उसके बाद आती है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात की जाए दोस्तों तो यह प्रणाली सबसे पहले सर थॉमस मुनेरो द्वारा मालाबार, कोयम्बटूर, मद्रास और
मुदेरों के क्षेत्रों से शुरू की गई। इसके बाद इस प्रणाली को महाराष्ट्र हो गया, पूर्वी बंगाल हो गया, असम के कुछ जो हिस्से आते हैं, कुर्ग तक विस्तारित कर दिया गया उनको। और इसका कारण समझा जाए दोस्तों, तो इसका कारण यही था कि स्थानीय अस्थायी जो बंदोबस्त क्षेत्रों में जो भू राजस्व को नियत कर दिया गया था, इससे आगे के वर्षों में कृषि की कीमतों निर्यात में वृद्धि हुई, लेकिन सरकार की जो आय थी, वो उस आय में कोई वृद्धि नहीं हुई थी दोस्तों। जमींदार अत्यधिक उत्पीड़ित थे, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर कृषक विद्रोह होते रहे दोस्तों। समझ गए दोस्तों? बिहार हो गया, बंगाल हो गया, इन बंगाल में मुगल जो प्रशासन के समय से ही जमींदार मौजूद रहे थे, लेकिन मद्रास, बॉम्बे, असम में बड़ी संपत्ति वाले जमींदार की अनुपस्थिति के कारण अंग्रेज चाह रहे थे कि चाहकर भी वो बिचौलियों का प्रयोग नहीं कर सकते थे। अंग्रेजों ने यह संभावना व्यक्त कर दी थी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में कर संग्रह के लिए कोई बिचौलिए मौजूद न होने के कारण किसान को कम कर देना पड़ेगा। इससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ जाएगी और परिणाम स्वरूप ब्रिटिश उत्पादों की मांग में वृद्धि भी हो जाएगी। यह मॉडल को देखा जाए तो ब्रिटिश यौमन किसानों पर आधारित था यह मॉडल दोस्तों। समझ गए? इस इसका परिणाम की बात करते हैं दोस्तों। परिणाम, इसके परिणाम में देखा जाए तो सूखे अकाल के दौरान किसानों के राजस्व का भुगतान करना पड़ा था, अन्यथा उन्हें अपनी भूमि से बेदखल कर दे रहे थे दोस्तों। ये सारे थे उनके परिणाम। इस प्रकार बड़ी संख्या में जमींदारों को प्रतिस्थापित करके ईस्ट इंडिया कंपनी स्वयं एक विशाल जमींदार बन गई। समझ गए दोस्तों? चलिए अब समझते हैं महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में। महालवाड़ी व्यवस्था की बात की जाए तो इसे गंगा घाटी, उत्तर पश्चिमी प्रांतों, मध्य भारत के कुछ हिस्सों और पंजाब में लागू किया गया था, क्योंकि उत्तर भारत और पंजाब के गांवों में संयुक्त भूमि अधिकार का प्रचलन था। अतः अंग्रेजों ने इस पारंपरिक संरचना का उपयोग एक नए रूप में करने के निर्णय लिया, जिसे महालवाड़ी प्रणाली के रूप में जाना जाता है दोस्तों। इनकी इस व्यवस्था की प्रणाली देखा जाए तो इस पद्धति में राजस्व का निर्धारण एक महाल की उपज के आकलन के आधार पर किया जाता है दोस्तों। यहाँ भू बंदोबस्त पूरे ग्राम समुदाय के साथ संयुक्त तथा अलग मतलब पृथक रूप से किया जाता है और संपूर्ण ग्राम समुदाय पर आरोपित किया जाता था दोस्तों। ग्राम समुदाय को इन संग्रह लक्ष्यों की प्राप्ति काश्तकारों से कर वसूल करके करनी होती है। प्रत्येक किसान राजस्व में व्यक्तिगत रूप से अपने हिस्से का अंशदान करते थे, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों के बकाया राजस्व के लिए भी उत्तरदायी बनाया गया था। चूंकि किसानों को भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व अधिकार प्रदान किए गए थे, अतः ऐसे में किसान अपनी संपत्ति बेच या गिरवी रख सकते थे। यह आवश्यक नहीं था कि ग्राम समुदाय का अभिप्राय पूरी गांव में की आबादी से हो जाए। यह उच्च जाति के प्रतिष्ठित व्यक्तियों का एक समूह भी हो सकता था। गांव का लंबरदार राजस्व की जो राशि थी एकत्र करके अंग्रेजों को देने के लिए उत्तरदायी होते थे। अंग्रेज ने समय समय पर कर की दरों में भी संशोधन किए थे। इसका परिणाम देखा गया कि पंजाब, उत्तरी भारत में भूमि उपजाऊ ज़्यादा थी, इसलिए इस क्षेत्र में अधिकतम कर राजस्व प्राप्त करते थे दोस्तों, करना चाहते थे। राजस्व भू राजस्व आमतौर पर उपज का 50% से 75% तक रखा जाता था दोस्तों। जैसे जैसे पीढ़ियां गुजरती गई, पैतृक भूमि को वंशों में बांट दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप खेतों में विखंडन हुआ। विखंडन होने के उपरांत और खेतों छोटे होते गए, इसके उत्पादकता और राजस्व में गिरावट आई। इसलिए फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को कर चुकाने के लिए पैसे उधार लेने पड़ते थे। समझ गए दोस्तों? जिसके परिणाम स्वरूप अधिक से अधिक खेतों साहूकारों को हस्तांतरित कर दिए गए। महालवाड़ी को संशोधित जमींदार व्यवस्था, संयुक्त लगान, संयुक्त पट्टा, ब्रदरहुड टैक्स जिसे महाल कहते हैं, जोत और ग्रामवाड़ी आदि भी कहा जाता है दोस्तों। ये थी हमारी महालवाड़ी की व्यवस्था। समझ गए दोस्तों? चलिए अब आगे देखते हैं
कि पुलिस प्रशासन के बारे में थोड़ा समझते हैं दोस्तों। पुलिस प्रशासन के बारे में हम ईयर वाइज आपको समझाएंगे कि कौन से ईयर में क्या हुआ था दोस्तों, समझ गए। ईयर वाइज देखा जाए दोस्तों, ये 1791 में 1791 में कॉर्नवालिस ने कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नियमित पुलिस बल का गठन किया था उस टाइम दोस्तों, 1791 में। उसने कॉर्नवालिस ने एक जिले में दरोगा के अंतर्गत थानों की स्थापना की और जिलों के प्रमुख के रूप में पुलिस अधीक्षक के पद का गठन किया। उसने जमींदारों को भी उनके पुलिस के दायित्व से मुक्त कर दिया था। फिर 1808 में क्या होता है दोस्तों, लॉर्ड मेयो ने प्रत्येक मंडल संभाग के लिए एक पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की। ये अधीक्षक जासूसों की सहायता में प्रशासन को संचालित करते थे, लेकिन इन जासूसों की स्थानीय लोगों से लूटपाट शुरू कर दी गई दोस्तों। फिर क्या हुआ दोस्तों, 1814 में निदेशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिसे कहते हैं, उनको निदेशक मंडल के एक आदेश से बंगाल को छोड़कर कंपनी के सभी क्षेत्रों से दरोगाओं और सहायकों की जो नियुक्ति थी उन नियुक्ति को समाप्त कर दिया गया। फिर 1828 से 1835 में ये हुआ दोस्तों कि लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसने पुलिस अधीक्षक के पद को समाप्त कर दिया। कलेक्टर मजिस्ट्रेट के लिए एक अधिकार क्षेत्र में पुलिस बल रखना अनिवार्य कर दिया और प्रत्येक डिवीज़न में आयुक्त के पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया। इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप देखा गया कि पुलिस बल संगठन अव्यवस्थित हो गया। कलेक्टर मजिस्ट्रेट जो थे उन पर अतिरिक्त बोझ आ गया। समझ गए दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम पुलिस प्रशासन में समझें दोस्तों। अब चलिए समझते हैं कि न्यायपालिका के बारे में। न्यायपालिका की बात की जाए तो ये दोस्तों न्यायिक प्रशासन पारंपरिक रूप से जमींदारों के अधीन था और इसकी प्रकृति कैसी थी, मनमानी किस्म की थी। चलिए देखते हैं कि वारेन हास्टिंग के समय क्या क्या सुधार किए गए। वारेन हास्टिंग की बात किया जाए तो जिला विवादों के निपटारे के लिए जिला दीवानी अदालतों स्थापित की गई थी। इन अदालतों को कलेक्टर के अधीन रखा गया था। साथ ही हिंदुओं के लिए हिंदू कानून और मुस्लिमों के लिए मुस्लिम कानून लागू किए गए थे दोस्तों। जिला दीवानी अदालतों के विरुद्ध अपील सदर दीवानी अदालतों में की जाती थी। जिला फौजदारी अदालतों को आपराधिक विवादों की सुनवाई के लिए स्थापित किया गया था, जिसे एक भारतीय अधिकारी के अधीन रखा गया था दोस्तों। उनकी सहायता के लिए काजियों और मुफ्तियों की नियुक्ति की गई थी। ये अदालतें भी कलेक्टर के समान निगरानी रखती थी। किसके निगरानी में रहती थी दोस्तों, कलेक्टर के निगरानी में रहती थी। जिस तरह उस तरह मृत्यु दंड देने की और संपत्ति को अधिग्रहण की मंजूरी देने का अधिकार ये मुर्शिदाबाद स्थित जो सदर निजामत अदालत था वो उनको प्रदान किया गया था दोस्तों। वर्ष 1773 के विनियमन अधिनियम को तहत कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई दोस्तों। इनके ये सुधार थे। और फिर देखा जाए तो कॉर्नवालिस के अधीन क्या क्या सुधार थे दोस्तों। कॉर्नवालिस के अधीन जिला फौजदारी न्यायालयों को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना में 4 सर्किट न्यायालय स्थापित किए गए थे दोस्तों। इन सर्किट अदालतों में यूरोपीय न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे और इन्हें दीवानी और आपराधिक दोनों मामले में अपीलीय अदालत के रूप में कार्य करना था। सदर निजामत अदालत को कलकत्ता में स्थानांतरित करके गवर्नर जनरल और सर्वोच्च परिषद के सदस्यों को अधीन कर दिया गया था। इन्हें सहायता प्रदान करने के लिए प्रमुख मुफ्तियों को नियुक्त किया गया था। जिला दीवानी अदालत को अब डिस्ट्रिक्ट सिटी या जिला कोर्ट के रूप में नामित किया गया था। इसे एक जिला न्यायाधीश के अधीन रखा गया था। कलेक्टर को मजिस्ट्रियल न्यायिक कार्यों से मुक्त कर दिया गया। इसने कॉर्नवालिस कोर्ट को एक न्यायिक प्रक्रिया संहिता के रूप में पेश किया था दोस्तों।
इसके बाद कॉर्नवालिस के अधीन और सुधार की और बात की जाए तो कॉर्नवालिस के अधीन 4 सर्किट न्यायालयों को भी समाप्त कर दिया गया। उनके कार्यों को राजस्व और सर्किट आयुक्त की देखरेख में कलेक्टर को सौंप दिया गया। सदर दीवानी अदालत हो गया, सदर निजामत अदालत हो गया, उसका गठन उत्तरी प्रांतों में रहने वाले लोगों की सुविधा के लिए इलाहाबाद में ही किया गया था दोस्तों। ये इस अवधि तक अदालतों में फारसी भाषा का ही प्रयोग किया जाता था दोस्तों। आगे चलकर फारसी के साथ साथ स्थानीय भाषाओं का प्रयोग को भी मंजूरी दे दी गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फारसी भाषा के स्थान पर अंग्रेजी भाषा ही प्रयोग करने का निर्णय दिया था। इस वर्ष हुआ कि वर्ष 1833 में भारतीय के जो कानून थी उस कानूनों के संहिता कारण के लिए मैकले के नेतृत्व में एक विधि आयोग की स्थापना की गई। परिणाम स्वरूप सिविल प्रक्रिया संहिता 1859 और भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 और एक आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1861 का विकास हुआ दोस्तों। अब चलिए समझते हैं सिविल सेवा के बारे में। सिविल सेवा की बात की जाए तो सिविल सेवा शब्द का प्रयोग पहली बार कब हुआ था दोस्तों? 1757 में। ये 1757 के अभिलेख में किया गया था। इसका प्रयोग लॉर्ड वेरेन हास्टिंग के द्वारा पहली बार 1771 में जिला कलेक्टर के कार्यकाल की स्थापना की गई। हालांकि लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही आधुनिक भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने पुलिस सेवा हो गया, न्यायिक सेवा हो गया, राजस्व सेवा हो गया, इसका गठन किया था। सिविल सेवकों के लिए आचार संहिता तैयार की और उनकी पदोन्नति की प्रक्रिया को भी निर्धारित किया। भारतीयों के ऊंचे पदों के लिए आरंभ से ही प्रतिबंधित किया गया था। उनका यह विश्वास था कि केवल अंग्रेज ही ब्रिटिश हितों के लिए उपयोगी प्रशासनिक सेवाएं दे सकते हैं। वे मानते थे कि भारतीय अक्षम हैं, अविश्वसनीय हैं और ब्रिटिश हितों के प्रति असंवेदनशील है। आकर्षक पदों के लिए स्वयं यूरोपीय लोगों के बीच उच्च प्रतिस्पर्धा थी। ईयर वाइज मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग को समझाता हूँ दोस्तों। जैसे कि देखा गया है कि लॉर्ड वेलेस्ली जो थे, इन्होंने सिविल सेवकों के प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। फिर 1806 में हैलीबेरी सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज को लंदन के हैलीबेरी कॉलेज से प्रतिस्थापित कर दिया था दोस्तों। फिर 1813 में चार्टर्ड एक्ट के तहत, कौन सा चार्टर्ड एक्ट? 1813 के चार्टर्ड एक्ट के तहत सिविल सेवकों के कार्यकाल की स्थापना की गई और उसके जो वार्षिक वेतन रखे गए 500 पाउंड के वार्षिक वेतन का प्रावधान किया गया। और 1828 से 1835 में लॉर्ड विलियम वेंटिक ने जिला कलेक्टरों की मजिस्ट्री शक्तियों को बहाल और पुनर्जीवित कर दिया, जिसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने समाप्त कर दिया था दोस्तों। फिर 1853 के चार्टर्ड एक्ट ने कंपनी का एकाधिकार को समाप्त करके भर्ती में खुली प्रतिस्पर्धा को लागू किया। हालांकि इसे संवैधानिक रूप से खुली प्रतिस्पर्धा के रूप में रेखांकित किया गया था, लेकिन प्रासंगिक प्रावधान वास्तव में 1858 तक लागू नहीं किए गए थे। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आय के स्रोत क्या क्या रहे थे। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी की आय की बात की जाए तो भू राजस्व ये इनका प्रमुख स्रोत था आय का। सीमा और उत्पाद शुल्क, अफीम और नमक का व्यापार भी इनके लिए उत्पाद का आय का स्रोत का मेन पॉइंट था। भारतीय रियासतों से प्राप्त, जैसे राजा महाराजाओं से जो प्राप्त भेंट होते थे, चाहे उपहार आते थे, उनका आय, वनों, स्टाम्प शुल्क हो गया और पंजीकरण आदि से जो प्राप्त आय मिलते थे, ये सारे इनकी मेन आय के स्रोत बने थे। समझ गए दोस्तों? ये थी हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम लोगों ने आज समझा। प्रशासन के बारे में हम लोगों ने जाना कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक व्यवस्था क्या कैसी रही थी। ठीक है दोस्तों? चलिए दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें और उसका सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। इसी के साथ चलिए आज का ये लेक्चर समाप्त करते हैं।
जय हिंद, जय भारत।